नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में 3 लाख का इनामी अपराधी छोटू राणा के घर गांजे बांजे के साथ पहुंची पुलिस। कुर्की के लिए चिपकाया इश्तेहार। एसएससी सीजीएल परीक्षा में छात्रों का हंगामा, री एग्जाम की मांग पर अड़े केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप। और लालू परिवार की सत्ता पाने की मंशा पूरी नहीं होगी, हम 5 पांडव कर देंगे कौरवों का नाश। मुजफ्फरपुर एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले बीजेपी नेता। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी छोटू राणा के घर पुलिस गांजे माजे के साथ पहुंच गई। साहिबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्थी निवासी 3 लाख का इनामी छोटू सिंह उर्फ प्रताप राणा के खिलाफ शनिवार को न्यायालय के आदेश पर पुलिस बैंड बाजे के साथ इश्तेहार चिपकाया। वांछित अपराधी कर्मी यदि 1 महीने के अंदर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके संपत्ति को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ग्रामीण एसपी विद्यासागर, डीएसपी सरैया कुमार चंदन, सदर थाना अध्यक्ष और साहिबगंज एवं राजपुर पुलिस टीम के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। छोटू राणा लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार छोटू राणा हत्या, लूट, रंगदारी और अन्य संगीन मामलों में वांछित है। प्रशासन द्वारा पूर्व में भी उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन वह अब तक फरार है। देखिए, सदर थाना का केस है। सदर थाना का 817-23 है। सदर थाना मुजफ्फरपुर का 817-23 का, उसी में वो अभी तक फिरार है। देखिए, आज हम लोग माननीय न्यायालय से छोटू सिंह उर्फ प्रकाश राणा, पेशर अशोक सिंह, साकिन बल्थी, थाना राजेपुर के विरुद्ध जब वो पूरी तरह से फिरार हैं और वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं तो वारंट लौटाने के बाद हम लोगों ने इश्तेहार प्राप्त किया है। और आज इश्तेहार उनके घर पे, एक घर, 2 घर है, दोनों घर पर हम लोगों ने इश्तेहार चिपकाया है। और जिसमें कि हम लोग घर वालों से भी अनुरोध किए कि उनको जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कराएं, अन्यथा हम लोग इश्तेहार एक तरह से सूचना हम लोगों ने दिया कि अब हम लोग फिर माननीय न्यायालय से अनुमति आदेश लेकर के फिर हम लोग इनके घर का कुर्की जब्ती करेंगे। इस बीच अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो कोई उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितना केस है सर? ये अभी तत्काल तो ये सदर थाना मुजफ्फरपुर का कांड संख्या 817/23, इसी में ये इश्तेहार निर्गत हुआ है जिसको कि हम लोग चिपकाए हैं। इनको सर कितने दिन का समय दिया गया है? समय सीमा कोई नहीं होती है, वो चाहे तो आज भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। अगर अगले 1 महीने में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हम लोग इसको लौटा करके फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेंगे। इन पे कुछ इनाम भी है सर? अब वो सब अनुसंधान का विषय है, हम लोग बाद में बताएंगे। अभी वर्तमान हम लोग इसी कार्य के लिए आए हुए हैं जिसमें कि मैं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, मेरे साथ एसडीपीओ सरैया चंदन जी और सदर थाना अध्यक्ष अस्मित और भी हमारे राजेपुर के थाना अध्यक्ष हैं, साहिबगंज थाना अध्यक्ष हैं और साथ में पुलिस कर्मी भी हैं। हम लोग चाह रहे थे कि इश्तेहार चिपका दें, अगर इस बीच भी वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो फिर हम लोग कुर्की की कार्रवाई करें। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की स्थित एक परीक्षा केंद्र पर शनिवार को एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का भारी हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों ने परीक्षा में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की और केंद्र प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए।
छात्रों के आक्रोश के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा। छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। परीक्षार्थी ने बताया कि परीक्षा में कई प्रकार की खामियां थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा का निर्धारित समय सुबह का था, लेकिन छात्रों को एंट्री देरी से दी गई। देरी के कारण परीक्षार्थियों को पूरा समय नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष रूप से रीजनिंग के लिए रफ पेपर की आवश्यकता थी, लेकिन वह छात्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया। छात्रों ने परीक्षा केंद्र संचालक के रवैये को भी कटघरे में खड़ा किया और इसे परीक्षा के दौरान हुई समस्याओं का मुख्य कारण बताया। छात्रों ने गैलरी में खड़े होकर नारेबाजी की और अपने एडमिट कार्ड को दिखाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर एसडीओ पूर्वी अमित कुमार और डीएसपी टाउन 2 बबीता सिन्हा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्र को समझाने का प्रयास किया और स्थिति को काबू में किया। एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर नेटवर्क समस्या के कारण कुछ छात्रों की एंट्री देरी से हुई थी। इसे लेकर छात्रों ने हंगामा किया। मामले की सूचना एसएससी बोर्ड को दे दी गई है। छात्रों से आग्रह किया गया है कि वो परीक्षा जारी रखें और अपनी शिकायत बोर्ड को दर्ज कराएं। हम लोग का कुछ भी कमीशन कॉपी ये सब कुछ भी नहीं फुल किया गया था। और जैसे मतलब किसी का हर किसी का अलग अलग टाइम में एग्जाम और एग्जाम शुरू होना था। रिपोर्टिंग टाइम था एग्जाम शुरू होने का 8:30 बजे लास्ट एंट्री था। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था, बट किसी का 9:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ है, किसी का 9:15 में स्टार्ट हुआ है, किसी का 10 बजे स्टार्ट हुआ है। कोई एग्जाम फिनिश कर लिया फिर भी एग्जाम दे रहा है। इस तरह से यहाँ पे हुआ है। ऐसा नहीं होता एसएससी में, कभी नहीं होता ऐसा। सबका एग्जाम एक टाइम में खुलता है और एक टाइम में सबमिट होता है। क्या मतलब लेट एंट्री कराया है या देखिए 8:30 में लास्ट एंट्री का टाइम है। 8:30 के बाद 1 सेकंड भी अलाउ अंदर जाने का नहीं है। हम खुद 8:25 में जब अंदर गए हैं तो लगभग बाहर में सैकड़ों बच्चे, लगभग 150-200 बच्चे बाहर में थे। एंट्री टाइम 8:30 का 1 सेकंड है। 9 बजे तक 9:15 तक एंट्री लिया गया यहाँ पहला। 9 बजे से एग्जाम कंडक्ट होता है। हुआ क्या कि 9 बजे के बाद किसी का 9:15 में खुल रहा है। टाइम सबको उतना ही मिलता है, लेकिन मान लीजिए किसी का 9 बजे एग्जाम हुआ, 11:15 में बंद हो गया, तो हल्ला करेगा, नॉइस करेगा। शुरू में क्या हुआ कि किसी को कागज नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, एकदम इतना सबका खुल चुका है सिस्टम और एकदम हल्ला हो रहा है। अब जिसका 3-4 मिनट चला जाएगा, 1-1 मिनट का कंपटीशन में महत्व होता है, समझे। जिसका जो जॉब में हो हायर पोजीशन चाहता है, जो एक क्वेश्चन मिस्टेक करेगा ना रैंक और से फर्स्ट पे चला आता है। ये लोग ये नहीं मजबूरी समझता है, इसीलिए इसको दोबारा टाइमिंग जैसे मान लीजिए 1 घंटे का एग्जाम है। अगर हम 9 बजे खोले तो मेरा 10 में बंद होगा। अगर हमारा 10 बजे खुला था, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन टाइमिंग जो जितना करे उसी टाइम से बंद होगा, लेकिन अनियमितता बढ़ता गया। किसी का जैसे दिक्कत है, जैसे 9 बजे का सारा टेक्निकल इशू और मैनुअल इशू मेरा इनके पास आज ही आ गया और एक ही टाइम में आ गया है। विभिन्न टाइम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। डिमांड ये है कि री एग्जाम ले, क्योंकि अब तो ऐसे भी टाइम हो गया है और बच्चा ऐसे भी टाइपिंग एग्जाम देने वाला है नहीं। क्या हुआ में दिक्कत हुआ ये ना कि कुछ बच्चों को पहले से एग्जाम शुरू हो गया, कुछ बच्चों को नहीं हुआ। अंदर टाइम का तो पता चलता नहीं है, लेकिन जैसा आप लोगों को जो एडमिट कार्ड इशू किया गया था उसके हिसाब से 9 बजे होना चाहिए था, लेकिन 9:30 के आसपास हो जैसा लग रहा है। हम लोग को 9:30 बजे के आसपास शुरू किया। किसी का पहले शुरू हो गया, किसी का लेट शुरू हो रहा है, किसी का बीच में जाके अटेंडेंस बन रहा है, किसी को रफ पेपर नहीं मिला है। तो बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है ऐसे ही। और 1-2 मिनट में तो यहाँ का क्वेश्चन हट जाता है ना। जी जी, परेशानियाँ आपको क्या उठानी? मुझे तो यही हुई ना कि पहले तो लेट हुआ और जब वो एग्ज़ाम शुरू हो गया उस समय ये लोग अटेंडेंस बनवा रहे थे हम लोग से। ना रफ पेपर आया था, ना पेन मिल रहा था। एग्जाम शुरू होने के बाद आपसे अटेंडेंस बनवाया गया। मतलब आपका टाइम जो है उसमें लेफ्ट हुआ। आपने इसको लेकर के जो यहाँ पे सेंट्रल इंचार्ज उनसे बात किया? हम लोगों ने बात नहीं किया, लेकिन बच्चे बात कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं जी। अभी क्या डिमांड है? डिमांड ये कि या तो अब री एग्जाम हो, क्योंकि टाइपिंग देने वाले तो है नहीं बच्चे, तो री एग्जाम का ही। अब किसी का एग्जाम है ये एसएससी सीजीएल का है, Tier 2 एग्जाम है। क्या नाम है? मतलब एक तो इन्होंने डिले किया पहले ही एग्ज़ाम, पता नहीं आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि हम लोग को अंदर टाइम पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद कुछ बच्चों का जो है एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया और उसके बाद उनको वो रफ शीट मिलता है हमें रफ करने के लिए, वो नहीं मिला। तो देखिए एडमिट कार्ड है ये, एडमिट कार्ड के पीछे हमें रफ करना पड़ा। अच्छा। उसके बाद 5 मिनट बाद मुझे रफ शीट मिला है और उसके बाद मैंने रफ करना मतलब आप समझिए कि आप देने जाते हो, अगर एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम तो ऐसे ही पैनिक होते हो। 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट हो जाता है तो आप कितना पैनिक हो गया, आप अपना 100% दे पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं दे पाओगे।
मतलब यही प्रॉब्लम है। एग्जाम कैंसिल किया गया है? अब ये मुझे नहीं पता। क्या बोला गया आप लोगों को? एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया इस समय। वो बोला गया है कि वो 3 बजे के बाद से वो टाइपिंग कर लेंगे और अभी ये एग्जाम आप कैंसिल लोगों का क्या मांग था? कैंसिल हो गया, री एग्जाम हो। जो हो री एग्जाम हो। भी हो चुका है। 20 को ही हमारा री एग्जाम ले ले, 20 को भी एक शिफ्ट है, 20 को भी एक शिफ्ट है, उस दिन हमारा फिर से ले ले। परसों सिंपल है, कल सॉरी 20 को है ना, 18 है ना, परसों एक फिर से है, उस दिन सबका ले ले, फिर से क्या फर्क पड़ता है? एडमिट कार्ड डाल दे। अभी ऐसा नहीं है, अगर डिमांड है फिर से री एग्जाम हो जाए ना। अगर प्रॉब्लम है, इस सेंटर पे प्रॉब्लम हुआ है, एंट्री भी लेट हुआ है, और मेरे बगल वाले बच्चे का तो ऐसा था कि हम जब सबमिट कर दिए उसके 5 मिनट बाद भी वो दे रहा था, तो भाई उसको तो हम बता ही देते ना कि इसका ही है, इसका वो है, हम तो फ्री हो गए थे। उसका लेट है, किसी का पहले खत्म हो गया, किसी का बाद में खत्म हुआ था, इसीलिए लेट हो रहा है। अभी आपको सोचिए, बगल वाले बच्चा मेरा एग्जाम दे रहा है, जो है 90% स्टूडेंट चाह रही है कि एग्जाम कैंसिल हो तो जाए। बता ही देंगे हम कि भाई सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन डीएसपी साहिबा आई, सबको अलग अलग करती है, अलग अलग बैठा दी, सबका ओपिनियन थोड़ा चेंज हो गया। 20 को ले रहे पेपर यहाँ जो हो रहा था, इसमें यहाँ जो कंट्रोल रूम है और जो स्टाफ है, इनमें कोलैबोरेशन है ही नहीं, आपस में कॉपरेट कर ही नहीं रहे हैं। आप लोग हट जाइए। बोलिए। हम लोग यहाँ पे बच्चों का विरोध इसलिए था कि एग्जाम टाइम पे नहीं, जो टाइमिंग थी 9 बजे से 11:15 तक, उस समय में उस टाइम में एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसको लेकर के बच्चों का विरोध है। और अभी इनके द्वारा एग्ज़ाम दे करके सभी निकले हैं और अब आगे टाइपिंग होना है, तो बच्चों को से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टाइम पे टाइपिंग दीजिए और आगे जो भी कार्रवाई है वो हम लोग रिटेन में दे देंगे और बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर क्या किया जाए। और लेट एंट्री इशू था कि जैसा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू की वजह से बच्चों को एंट्री कराने में लेट हुई, इसकी वजह से बच्चों को एग्जाम अलग अलग टाइम में स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से बच्चों का है कि हम लोग डिस्टर्ब हुए, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना था वो हम लोग बना नहीं पाए, तो हम लोग को नुकसान हुआ है। तो इन लोग का मांग है कि सेंटर को कैंसिल किया जाए एग्जाम को, तो ये तो बोर्ड का निर्णय रहेगा कि उनके द्वारा क्या किया जाता है। यहाँ पे आगे क्या है? जब आगे हम लोग ये प्रयास में कि हम लोग टाइपिंग का एग्जाम दिलवा करके और जो इनका कंसर्न है और बाकी मैनेजमेंट के द्वारा जो किया गया उनसे हम लोग रिटेन में ले रहे हैं और वो स्टेटमेंट हम लोग बोर्ड को भेजेंगे और बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि आश्वासन दिया गया। छात्रों के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो निर्धारित टाइम थी एंट्री करने की उसके बियॉन्ड एंट्री कराया गया है और कुछ और मिसमैनेजमेंट की बातें इनके द्वारा बताई गई है। जो लिखित में उन्होंने दिया है उसको हमने एसएससी के वरीय पदाधिकारियों से भी बात की है जो राज्य के बाहर भी हैं और उनके निर्देश के अनुसार अभी हम लोग जो टाइपिंग की परीक्षा है उसको 3 बजे से करवाएंगे और उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उस बेसिस पे जो बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाएगा एग्जाम के रिलेशन में उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। अरे जब बोल रहे थे अभी क्या नहीं करवाइए, तो बोल रहे थे कि हम 1 घंटे 2 घंटे बाद भी एग्जाम ले सकते हैं। अभी आगे क्या कुछ इसमें होगा? बच्चे को एग्जाम की बात कर रहे हैं, नहीं बोले जल्दी नहीं करवाइए। देखिए री एग्जाम का निर्णय जो होता है वो तो कमीशन के स्तर से ही होगा, कमीशन के स्तर से ही होगा और इसमें अभी हम लोग टाइपिंग की एग्जाम शुरू करवा रहे हैं 10 मिनट के अंदर। जो वहाँ पे एसएससी में बात की गई है उनके द्वारा भी यही अभी निर्देश दिया गया है कि जो भी समय का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है एंट्री कराने में, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है क्योंकि, तो अगर सबको कुल समय उतना ही मिला है तो हम लोग टाइपिंग का एग्जाम कराएंगे और बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के दरभंगा 4 लाइन पर बड़ा हादसा देखने को मिला। अपने घर से दवा लाने साइकिल से जा रही 10 साल की बच्ची को रॉन्ग साइड में ट्रक चालक ने बच्ची के ऊपर ट्रक खड़ा कर भागने लगा। मौके पर ग्रामीण की भीड़ जुट गई और ट्रक और ड्राइवर को पकड़कर अय्यापुर पुलिस को सौंप दिया गया। ट्रक के चक्का के नीचे दबे बच्ची को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए मेडिकल भेज दिया, जहां डॉक्टर उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण पटना रेफर कर दिया। वहीं घायल बच्ची की पहचान अय्यापुर के मिठनपुरा गांव के 10 वर्षीय राधा कुमारी के रूप में हुई है। गंभीर स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची यही मोहल्ला के है। हाँ, बच्ची जो खड़ी थी साइकिल लेकर के वो आया घुमाया है और उसको चक्का चढ़ा करके और उस पर और खड़ा चक्का चढ़ा करके ब्रेक मार करके खड़ा था। हाँ, और देख रहा था गेट खोल करके। ड्राइवर पकड़ाया कि नहीं? हाँ, पकड़ा तो गया है। हाँ, पकड़ा गया। बच्ची ना बचने वाला ना। कहाँ ले गया? मेडिकल लेके गया।
हाँ। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम पता नहीं है, हम तो इस जगह का यहाँ का नहीं है, लेकिन देखे हैं। हाँ। क्या हुआ? के लड़की दवा लाने आ रही थी लाइन के किनारे, गाड़ी वाला पुलिस के हवाले गाड़ी कर दिए हैं, ड्राइवर कर दिए हैं। कहाँ पे हुई है दुर्घटना? मिठनपुरा चौक पर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र। क्या नाम है बच्ची का? राधा कुमारी। 10 साल 10 लाख। अभी स्थिति गंभीर है। यहाँ रेफर कर दिया पटना के लिए अभी जा रही है। क्या नाम है आपका? सुलहाई राय। चाचा हुए ये घटना 3 बजे के अभी आधे घंटा 2025 विधानसभा चुनाव में 225 का नारा देते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रथम संयुक्त सम्मेलन मंच से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद हुआ। यह पहला ऐसा मौका था जब गठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता दिल से मिलते हुए दिखे। अन्यथा इससे पहले गठबंधन में घटक दलों का आना जाना ऊपरी स्तर पर हुआ करता था, जहां केंद्रीय नेतृत्व मिल जाया करते थे, सत्ता का दामन भी थाम लिया करते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच कटुता की खाई काबिज हो रही थी। मगर शनिवार को स्थानीय मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से केंद्रीय नेताओं का स्वागत किया और आगामी विधानसभा चुनाव में 225 का लक्ष्य हासिल करने के लिए एकजुट होकर तैयारी करने का हामी भरा। कार्यकर्ताओं ने केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार की आवश्यकताओं को स्वीकारा और आज से ही बूथ स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज से ही लग जाने का ऐलान किया। सभा मंच से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर नेताओं ने जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि लोगों के बीच जाकर इन उपलब्धियों को बताएं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि लालू और उनके परिवार के लोगों के मुंह से लाड टपकता है सत्ता के लिए, अब तो जूठन भी खाने को नहीं मिलेगा। विपक्षियों को कौरव की सेना से तुलना की। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सिंह, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी ने अपने विचार साझा किए। एक ही उद्देश्य है, बिहार विकसित होगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन के सरकार में और माननीय जीतन राम मांझी, माननीय श्री चिराग पासवान जी और माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी सबके नेतृत्व में जो हमारा 5 पांडव है, ये पांडव आने वाले समय में महाभारत के अंदर जो प्रतिपक्ष का कौरव का सेना, अब उसके बारे में हम क्या बतावें, रोज उसके मुंह से लार टपकता है। कभी लालू जी के मुंह से लार टपकता है, कभी उनका पुत्र के मुंह से लार टपकता है, कभी पुत्री के मुंह से लार टपकता है कि नीतीश जी तो अब इधर आ रहे हैं। बहुत इनको आदत लग गया है हम लोग से बचा खुचा खाना खाने का। अब कोई खाना इनको मिलने वाला नहीं है, ना कोई अब सपना देखने का काम करें। एनडीए एकजुट है और एनडीए के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लाल टपकना बंद, जूठा किसी को खाने अब नहीं मिलेगा, प्रतिपक्ष मुंह देखते रह जाएगा और एनडीए का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। 15 से शुरू किए बघा की धरती से बेतिया आए, बेतिया से मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ जिस तरह आप लोग का जन सलाब देख रहे हैं, एनडीए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख रहे हैं, आपके आंखों पर चमक देख रहे हैं, आपके चेहरा पर जो विश्वास देख रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि आने वाला 2025 है, फिर से नीतीश है, अब की बार 225 है। तो हम तो सिर्फ कहना चाहते हैं साथियों, सभी वक्ता ने कहा है आपसे, ये जो शुरुआत हुआ है एनडीए का जिला सम्मेलन, ये 15 तारीख से शुरुआत हुआ है।
जिसका अंक अंतिम अंक 5 और 2025 का अंतिम अंक है 5 और जो हमारा एनडीए का लक्ष्य है उसका अंतिम अंक है 5। हमारे जो घटक दल है उसका अंक है 5 और आज जो सिंगा देख रहे हैं जो आगाज कर रहा है वो भी है 5। तो आप समझ लीजिए अंक जो ज्योतिष है ये कहता है शुभ अंक है 5, तो शुभ अंक है 5 और इसकी शुरुआत हुआ है 15 से। तो आप जान लीजिए ये जो करवा चला है ये रुकेगा नहीं। जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में जब से आपने सत्ता का बटोर दिया, न्याय के साथ विकास हुआ, समाज के हर तबके का विकास हुआ। चाहे समाज के जो सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है वहां भी विकास की किरण पहुंचाया गया है, उसको भी विकास से मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। तो काम की चिंता नहीं करिए, चिंतन इस बात का करिए जो गलत भ्रम फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, जो गलत बोलने वाला, जो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहता है उससे सावधान होइए, उसको जवाब दीजिए। हम तो सिर्फ कहेंगे, हमारे माननीय मंत्री बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं, एक एक दिन सोमवार को, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार 4-3 मंत्री बैठते हैं हमारे पार्टी कार्यालय में। आपकी समस्या को त्वरित कार्रवाई करते हैं, जन सुनवाई करते हैं। लेकिन और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जन सुनवाई करते हैं, भाजपा कार्यालय में भी माननीय मंत्री बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं। यहाँ जो मंच पर बैठे हैं माननीय विधायकगण, माननीय सांसद, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जन सुनवाई करिए, जनता की समस्या तक का तुरंत निदान करिए। और मैं कहने आया हूं कि चिंता नहीं करना है। ये आज जान लीजिए, जिस तरह हम लोग जा रहे हैं, जो सम्मेलन का ऐतिहासिक सम्मेलन हो रहा है, जो जुटान हो रहा है कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह दिख रहा है, इस जज्बा को बरकरार रखिए। बेगूसराय में प्रगति यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कथन कि 2005 के बाद बिहार में महिलाओं ने वस्त्र के साथ साथ स्वाभिमान भी पहनना शुरू किया। दरअसल मुख्यमंत्री का यह कथन उससे पहले बिहार में व्यापक कथित जंगल राज्य के बाद विधि व्यवस्था में सुधार और जीविका के रूप में महिलाओं को मिली जागरूकता और आत्मनिर्भरता की ओर इशारा था। हालांकि उनके इस बयान को लेकर आनंद फानन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री काम करे, फैशन डिजाइनर बन महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ ना करे। नेता प्रतिपक्ष के ट्वीट को लेकर किए गए सवाल पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है उसको वैसी ही हर चीज गंदा प्रतीत होती है। नेता प्रतिपक्ष के बयान से यह स्पष्ट हो गया। वैसे भी उनकी आदत हो गई है बेवजह बिना सोचे समझे हर बात में अपनी टांग फंसा लेना। ऐसा है, जिसकी जैसी सोच होती है उसको हर चीज वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो अगर प्रतिपक्ष के नेता और कुछ लोग इस तरह के बातों को हर बात में सोचने का काम करते हैं, इसका मतलब है कि उसके दिल में उसी तरह का गंदा सोच। 15 जनवरी से एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत शनिवार को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्षी पर प्रहार करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र और उनकी पुत्री तक को लात टपकाने की बात सुना डाली। उन्होंने कहा कि एनडीए के पांचों घटक दल 5 पांडव की तरह है, जो विरोधियों का वही हाल करेंगे जो कौरवों ने पांडवों का किया था। कुछ लोगों की उम्मीद आजकल चुनाव के समय जग जाती है और लात टपकने लगती है। लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र और उनकी पुत्री के लात टपकने लगे हैं। जूठन खाने की आदत पड़ गई है, पर अब जूठन खाने को भी नहीं मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के इस बयान को लेकर राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देते हुए कहा कि अपने गिरवान में झांके। राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। देखिए, बीजेपी के लोग जो है सो पीछे की बात भूल जाने का काम करते हैं। उनको पीछे की बात को याद रखनी चाहिए।
देश में चाहे प्रदेश में अभी कोई ऐसा पार्टी या कोई ऐसा बात नहीं बना जो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया हो। और काला दिवस मनाने का काम इन्हीं की पार्टी ने किया था। स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने, चाहे तमाम उनके सरीके नेताओं ने काला दिवस मनाया था सिर्फ इस बात के लिए कि उनको सरकार से बर्खास्त कर दिया था। आज उनको याद नहीं है दिलीप जायसवाल जी को। दिलीप जायसवाल जी को याद होना चाहिए कि आज नीतीश कुमार जी के बदौलत उस सत्ता में बने हैं। नीतीश कुमार जी के चलते ही सत्ता में बने हुए हैं, केंद्र में सत्ता में बने हुए हैं। लात टपकाना या जूठन खाना या जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके तरफ है, हम लोग के तरफ नहीं है। हमारे नेता ने क्लियर कट कहा कि हम उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। लालू जी के बयान का कोड उकरते हैं। लालू जी से और नीतीश कुमार जी से कितनी गहरी दोस्ती, समाजवादी परिवार से वो लोग बिलोंग करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई की रिश्ता है दोनों में। उन्होंने अपना ऐसा बयान दे दिया, लेकिन हमारी पार्टी उनको लेने या देने की बात अभी छोड़ दीजिए। बात बीजेपी पहले बोलती थी। अभी हाल में देश के जो उनके गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला कि भाई कौन बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके मीडिया में आया है। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी बनेगी, सर चुनाव के बाद हमारा कमेटी जो डिसीजन लेगा वो मुख्यमंत्री होंगे। अब ये लोग डेली सफाई दे रहे हैं कि हमारा नेता नीतीश कुमार जी, अभी जितना भाषण उनका चला है, नरेंद्र मोदी का कम नाम, नीतीश कुमार जी का ज्यादा नाम। नीतीश नाम केवलम कौन कर रहा है? वो कर रहा है बीजेपी के लोग। और केंद्र से लेके स्टेट तक तमाम लोग बार बार बोलते हैं कि हम चुनाव होगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब बाद में नरेंद्र मोदी जी का भी नाम वो लोग ले रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में कोई जवाब देना उचित नहीं है। हाँ, सिर्फ हम उनको याद कराए हैं कि जब नीतीश कुमार जी पहली बार उनसे गठबंधन तोड़ा था तो इनके तमाम मंत्रियों को बर्खास्त करने का काम किया था। हम लोगों से गठबंधन टूटा था, हम लोग को बर्खास्त नहीं किया गया था, स्वयं रिजाइन करके गए थे। मतलब ये है राजद। राजद का अपना कुनमा इतना भारी मजबूत है कि ये लोग गठबंधन में रह के ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि हम 400 सीट लाएंगे। 400 सीट कहाँ ला पाए? आज यहाँ कहते हैं कि हम माने इनको बचा खुचा मिल जाएगा। बचा खुचा तो नीतीश कुमार जी के पास है। नीतीश कुमार जी इस उधेड़-बुन में लगे हैं कि हमारा सीट कैसे ज़्यादा हो, हमारा सीट कैसे ज़्यादा बढ़े। और नीतीश कुमार जी चालाक व्यक्ति हैं। 225 सीट पे जीत, हाँ बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी 225 के लिए नहीं समझ रहे हैं। वो व्याकुल है कि हमारी पार्टी एक नंबर की पार्टी कैसे बने, कब क्या कर देंगे। नीतीश कुमार जी के जो मन में रहता है उसको दूसरा कोई जान नहीं पाता है। इसलिए ये लोग इसलिए व्याकुल हैं कि कहीं नीतीश कुमार जी भाग न जाएं, कहीं नीतीश कुमार जी भाग न जाएं। इसलिए यहाँ से लेकर दिल्ली के लोग नीतीश कुमार जी को पकड़ के रखने के लिए एकदम व्याकुल बने हुए हैं। इसलिए राजद पर ये लोग अगर कोई आरोप लगाता है तो राजद पर इनका आरोप गलत है। राजद ही एक पार्टी ऐसी है प्रदेश में जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न की है, न सिद्धांतों से कभी समझौता करने वाली है। शनिवार को जनसुराज पार्टी के बोछा युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अमजद अली और पंचायत समिति सदस्य संजय पासवान सहित सैकड़ों लोगों ने छात्र राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सह युवा राजद नेता संजय यादव के नेतृत्व में राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के समक्ष सदस्यता ग्रहण किया। जिला राजद अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि राजद की सरकार बनने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 5 वादों और योजनाओं में मुख्यतः माई बहन मान सम्मान योजना में 2500 रुपया प्रति माह, वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर के 1500, 200 यूनिट बिजली प्रति महीने फ्री, 500 रुपया में गैस सिलेंडर और सरकार बनने पर नौकरी देने का काम करेगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बार जनता ने तेजस्वी यादव को सरकार बनाने का मन बना लिया है। सदस्यता ग्रहण करने वालों में देवीलाल शाह, मोहम्मद इकराम, गुंजन ठाकुर, विजय कुमार शाह, कृष्ण कुमार राम, सफी अहमद, रंजीर ठाकुर, सलामत अली सहित सैकड़ों लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण किया। मौके पर छात्र राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय यादव, राजद के प्रदेश महासचिव राजू सिंह, युवा राजद नेता रोहित ठाकुर, विकास यादव, रामेश्वर शाह, विकास सहनी मौजूद रहे।
जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी के समक्ष हमारे नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी के युवा के प्रखंड अध्यक्ष थे बोचहा के अजमत अली जी, उन्होंने अपने सैकड़ों साथी के साथ सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। मुख्य रूप से उनका सदस्यता ग्रहण करने का उद्देश्य ये था कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो 5 मुख्यतः योजनाओं का लोगों के बीच में वादा करने का काम किया कि अगर 2025 में जो चुनाव होगी और इसमें अगर हमारी सरकार बनती है तो उसमें माई बहन सम्मान योजना के रूप में 2500 रुपया, गैस सिलेंडर 500 रुपया में और 400 से बढ़ा करके 1500 वृद्धा पेंशन, विकलांगता योजना, ये सब हमारी सरकार बनने पे मिलेगी। ये सब सारी वादाओं को लेकर के इन्होंने जन सुधार छोड़ करके आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शनिवार को मुजफ्फरपुर स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में लगभग 300 निर्धन एवं वरिष्ठ नागरिक के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अमरनाथ पांडे, उप विकास आयुक्त सह रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्रेष्ठ अनुपम, सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार चौधरी, सदस्य हरिराम मिश्रा, जितेंद्र कुमार चौधरी सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। उसके द्वारा हर साल हम लोग कंबल वितरण गरीबों के बीच में करते हैं। इस साल भी वही कार्यक्रम किया जा रहा है और आज किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न जगहों पे जा करके, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे जा करके इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेड क्रॉस लगातार जो है गरीबों की सेवा के लिए आगे तत्पर रहता है। रेड क्रॉस का मोटिव ही है पीड़ित मानवता की सेवा करना, बनाया ही इसीलिए गया है। तो रेड क्रॉस को यही करना चाहिए जो उसका कार्य है। हम लोग प्रयास करते हैं और जनता के सहयोग से, आम जन के सहयोग से, सब लोगों के द्वारा जो भी चंदा आता है उससे हम लोग खरीदारी करते हैं। बाढ़ पीड़ित की सेवा करते हैं, ठंड में गरीबों को कंबल बांटते हैं। जो भी हम लोग कर सकते हैं वो सदा हम लोग करते रहते हैं। बताया जाए आज का ये दिन जो है रेड क्रॉस के लिए बहुत अच्छा दिन है, जो हर साल हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं गरीबों के बीच में। और तरह तरह का बाढ़ है, सुखाड़ है, अगलगी है, ये रेड क्रॉस का यही मोटिव है। जो किसी का नहीं उसका रेड क्रॉस, जिसका कोई नहीं उसका रेड क्रॉस। यहाँ से कोई फंडिंग नहीं है ना सरकार के तरफ से, अपने कुआं खोद के और दूसरे को पानी पिलाना, यही हम लोग का धर्म है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।